नमस्कार छात्रों, डायरी के पन्ने भाग 2 लेकर आज मैं उपस्थित हुई हूँ। भाग 1 हम पूर्ण कर चुके थे। आशा है कि आप सभी को भाग 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज हम भाग 2 देखेंगे। भाग 1 मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया था कि किस तरह से एन और उसका परिवार और मिस्टर वानदान का परिवार एक अज्ञातवास में छुपने के लिए चला गया और अज्ञातवास की जगह थी एन के पापा का दफ्तर। और वहाँ पर एन बताती है कि किस तरह से वो दिन भर काम करती हैं वहाँ पर, क्योंकि किसी को शक नहीं हो सकता, इसलिए वहाँ पर छुपने की एक अच्छी जगह है। साथ में ही किसी को शक भी नहीं है। और सारा दिन काम करने के बाद दिन में वो पर्दे नहीं खोलते, रात को वो खोलकर इधर उधर देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ेंगे। शुक्रवार 19 मार्च 1943 में एन ने लिखा कि तुर्की था वो इंग्लैंड के पक्ष में न आने के कारण वो बहुत परेशान थे और इससे कालाबाजारी को झटका लगेगा, साथ में ही भूमिगत लोगों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि किस तरह से जो भूमिगत लोग हैं उनको नुकसान होगा। और आगे लिखती हैं कि गिल्डर के पास कुछ नोट हैं जिन्होंने आगामी वर्षों से निपटा दिया है। मिस्टर डसेल को कहीं से पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई है। उन्होंने कहा कि मिस्टर डसेल भी जो पापा के ऑफिस में काम करते हैं वो भी हमारे साथ ही रहते हैं, उनको दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई। दांतों का चेकअप करने के लिए पूरा मशीन जो है वहाँ पर मिली है, इसलिए वो अपने पूरी दांतों का चेकअप उस मशीन से करवा देगी। साथ में ही उन्होंने आगे लिखा कि मिस्टर डसेल के जो पत्र हैं, क्योंकि जो एन की बड़ी बहन मार्गेट है वह डच भाषा जानती है, इसलिए वो पत्रों को, मिस्टर डसेल के जो पत्र हैं उनको ठीक कर देती है और उसके बाद मिस्टर डसेल उन्हें चॉकलेट देती हैं। आगे एन लिखती है कि जर्मनी के घायल सैनिकों और हिटलर के बीच बातचीत से रेडियो पर सुनती है। घायल सैनिक अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व से महसूस कर रहे थे। उसी समय उसका पैर डसेल के साबुन पर पड़ गया और साबुन खत्म हो गया। उसने पापा से इसकी भरपाई करने को कहा, क्योंकि युद्ध के समय महीनों में घटिया साबुन की एक बट्टी मिलती थी। एन कह रही हैं कि किस तरह से रेडियो पर वो जो जर्मनी का तानाशाह हिटलर था और उसके सैनिकों की बातचीत सुनती है। साथ में किस तरह से मिस्टर डसेल जो पापा के ऑफिस में काम करते हैं और जो साथ में अज्ञातवास में रह रहे हैं उनके साथ उनका व्यवहार कैसा था। आगे कह रहे हैं शुक्रवार 23 जनवरी 1944 को उसने बताया कि किस तरह से जो राजसी परिवार की वंशावली में रुचि हो गई है और वह रविवार को फिल्मी समीक्षाएं पढ़कर तस्वीरें देखकर क्या करेगी, तस्वीरें देखकर दिन गुजार देती है। आगे लिखते हैं कि मेव कुगलर के लिए सिनेमा एंड थिएटर पत्रिकाएं लाते हैं। परिवार के लोग इसे पैसे की बर्बादी मानते हैं और शनिवार को वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने के जाने की बात बताती है, तो वह उसे पहले ही फिल्म की मुख्य नायक नायिका के नाम समीक्षाएं बता देती है। मम्मी कहती है कि उसे सब कुछ याद है, इसीलिए उसे फिल्म देखने की ज़रूरत नहीं है। जब वह नई केस सजा बनाकर आती है तो सभी कहते हैं कि वह कला फिल्म स्टार की नकल करती है। वह कहती है कि यह उसका स्टाइल है, तो सभी उसके मजाक उड़ाते हैं। ऐसे क्या, कौन कहती है? एन कहती है। एन को फिल्में देखने का शौक़ है, फिल्मों की पत्रिकाएं पढ़ने का शौक़ है। आगे करें 28 जनवरी 1944 में एन कहती हैं कि तुम्हें हर दिन मेरी बासी खबरें सुननी पड़ती हैं। ये सब वो अपनी जो उसकी कपड़े की डॉल है किट्टी, उसके लिए लिख रही हैं, किसमें? अपनी डायरी में। और उसी को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि तुम्हें मेरी पुरानी खबरें पढ़नी पड़ती हैं, तुम्हें मेरी बातें नाली के पानी के समान नीरस लगती होंगी, परंतु उसकी दशा भी ठीक नहीं है। प्रतिदिन उसे मम्मी और मिसेज वानदेन के बचपन की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। उसके बाद डसेल और उसके किस्से सुनते हैं। किसी भी लतीफ़े को सुनने से पहले हमें उसकी 5 लाइन पता होती हैं, और एनेक्सी की हालत यह है कि यहाँ नया ताज़ा सुनने को कुछ नहीं मिलता। जॉन और मिस्टर क्लीमेंट को अज्ञातवास में छुपे या भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। हमें उसकी तकलीफ़ों से हमदर्दी है जो कि गिरफ्तार हो गए
हैं तथा उसकी खुशी से खुशी है। तो इस तरह से एन बताती है कि किस तरह से घर का माहौल है, सब अपने गप्पों में बिजी रहते हैं। एन पर किसी को भी ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि एन परिवार में सबसे छोटी है, अज्ञातवास में सबसे छोटी बच्ची है, इसलिए उस पर कोई ध्यान नहीं देता। अब 28 जनवरी 1944 में किस तरह से बुधवार 29 मार्च 1944 को एन लिखती है कि किस तरह से इन कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोथ किल स्टील के भाषण के बारे में लिखती हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों व पत्रों को संग्रह किया जाएगा। वह अपनी डायरी छपवाने की बात कहती है। अब एन ने क्या कहा कि उसे भी सुनकर एन बहुत रोमांचित हो जाती है। उसे लिखता है कि जो डायरी वो लिख रही है किटी को, और वो डायरी भी उसकी छप जाएगी, और इससे वो क्या करती है, बहुत खुश होती है। आगे एन कहती है कि इससे क्या मिलेगा। 29 मार्च 1944 की जो घटना अभी हम बात कर रहे थे और आगे ही पढ़ेंगे कि इससे वो बहुत उत्सुक है। बस गिरते समय औरतों के कैसे डर जाती हैं। पिछले रविवार को ब्रिटिश वायुसेना ने 350 विमानों का एल्जमुइडेन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया था। ऐसा इन सब कुछ लिख रही है अपनी डायरी में कि किस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध हो भी रहा है, साथ में उसकी फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या क्या करती है वो तो लिख ही रही है, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में भी वो लिख रही है। और किस तरह से उसने कहा कि घर घास की पत्तियां की तरह कांप रहा था, ये खबर तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। ऐसी वो किट्टी को लिख रही है कि जो हमारा पूरा घर था, पूरा घर में अज्ञातवास, जो उसके पापा का मसालों का जो बिजनेस, जहाँ पर ऑफिस था, वहाँ पर वो कह रहे थे कि चारों तरफ ही हत्या, मौतें, गोला बारूद से युद्ध होना, ये सब ऐसा लग रहा था कि ये आम बात हो गया था। और इस तरह से किट्टी को कह रही है कि मैं तुम्हें ये सब बता रही हूँ, यहाँ तक कि घर में घास की एक पत्ती तक इस चीज़ को सुनकर कांप रही है। आगे लिख रहे लोगों को सामान खरीदने के लिए लाइन लगाना पड़ता है। चोरी चकारी बहुत बढ़ गई है। लोग 5 मिनट के लिए अपना घर नहीं छोड़ पाते। डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है और सब भूखे हैं। एक हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता। बच्चे भूख व बीमार से बेहाल हैं। फटे पुराने कपड़ों व जूतों का काम चलाना पड़ता है। सरकारी लोगों को हमले बढ़ते जा रहे हैं। खाद्य कार्यालय, पुलिस सभी या तो अपनी साथी नागरिकों की मदद कर रहे हैं या फिर उन पर कोई आरोप लगाकर उन्हें क्या कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं। ऐसी कौन लिख रही है? एन लिख रही है कि उस समय खाने की व्यवस्था कैसी थी। बहुत दिक्कत हमें हुई और धमाके हर दिन होते रहते हैं, जिससे हम सब कांप जाते हैं। और जैसे ही धमाके होते हैं तो पापा हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कहते हैं। साथ में उन्होंने कहा कि किस तरह से बच्चे भूख से परेशान हैं, सब भूखे रहते हैं, यहाँ तक कि लोग जिनसे काम हो सिर्फ उसी का मतलब निकालते हैं। आगे 11 अप्रैल 1944 को इन बताती है कि शनिवार के दिन 2 बजे के आसपास तेज़ गोलीबारी शुरू हुई। रविवार दोपहर के समय पीटर उसके साथ आया। वह उसके साथ बातें करती है। दोनों मिलकर मिस्टर डसिल को परेशान करने की योजना भी बनाते हैं। उसी रात को उसके घर में सेंधमारी की घटना भी हुई थी। गुप्त रहने की मजबूरी से घटी इस घटना ने सभी 8 लोगों को हिलाकर रख दिया था। ऐसा एन कह रही है कि हम सब साथ में रहते हैं, परंतु हमारे घर में चोरी हो गई थी, जिससे हम बहुत डर गए थे। 13 जून 1944 को एन बताते कि आज वह 15 वर्ष की हो गई हैं। उसे पुस्तकें और बेल्ट, रुमाल, दही, जैम, बिस्कुट, ब्रेसलेट, मीठे मटर, मिठाइयाँ, लिखने की कापियाँ आदि अनेक उपहार मिले हैं। मौसम खराब है तथा हमला जारी है। वह बताती है कि चर्चिल उन फ्रांसीसी गांवों में गए थे जो कि ब्रिटिश कब्जे से मुक्त हो गए हैं। चर्चिल को डर नहीं लगता, वह उन्हें जन्मजात बहादुर कहती हैं। ब्रिटिश सैनिक अपने मकसद में लगे हुए थे। हॉलैंड वासी सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए ब्रिटिश का सहयोग चाहते थे, कब्जा नहीं। वह कहती है कि इन मूर्खों को यह पता नहीं है कि यदि ब्रिटिश ने जर्मनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर कर दिए तो हॉलैंड जर्मनी बन जाएगा। मात्र 13 और 15 साल की लड़की जिसको इतना कुछ नॉलेज था,
वो सब अपनी डायरी में लिख रही है अपनी किटी को संबोधित करते हुए। जर्मनी व ब्रिटेन दोनों में अंतर है। ब्रिटेन रक्षक है तो जर्मनी क्या है, आतंक की तरह है। और ऐसे में एन अपनी कमजोरी जानती है, वह खुद को बदलना चाहती है। लोग उसे अक्खड़ समझते हैं क्योंकि एन एक सेंसिटिव लड़की है, जल्दी से किसी से घुल मिल नहीं पाती है, इसलिए एन बहुत लोग उसे कुछ और ही समझते हैं। परंतु एन क्या है, सेंसिटिव है। उसकी फैमिली के पास टाइम नहीं है कि वो उसे बात कर सके, इसलिए वो सब कुछ अपनी डायरी में लिखती है। आगे कह रही है मिसेस वानदान और डसेल जैसे जड़ बुद्ध उस पर हमेशा आरोप लगाते हैं। मिसेस वानदान और अक्खड़ समझती है क्योंकि वह उसे भी अधिक अक्खड़ है। वह स्वयं को सबसे अधिक धिक्कारती है। वह माँ के उपदेशों से मुक्ति पाने के बारे में सोचती है। उसकी भावनाओं को कोई नहीं समझता और वह अपनी भावनाओं को गंभीरता से समझाने वाले व्यक्ति की तलाश में है। वह पीटर के बारे में बताती है। पीटर उसे दोस्त की तरह प्यार करता है। एन भी उसकी दीवानी है, वह उसके लिए तड़पती है। पीटर अच्छा और भला लड़का है, परंतु उसकी धार्मिक तथा खाने संबंधित बातों को वह नफरत करती है। पीटर कौन है, मिस्टर वानदान का जो बेटा है, वो भी उन्हीं के साथ रहती है। और एन पीटर को अच्छा मानते एक दोस्त की तरह उससे प्रेम करती है, परंतु उसकी धार्मिक और खाने पीने संबंधी चीज़ों से वो उसे पसंद नहीं। उन्होंने कभी न झगड़ने का वादा किया है। वह शांति प्रिय, सहनशील व बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है। वह एन की गलत बातों को कभी सहन नहीं कर लेता। वह कोशिश करता है कि अपने कामों में सलीका लाए तथा उनके ऊपर आरोप न लगाए। वह अधिक घुना है और दोनों भविष्य में, वर्तमान व अतीत के बारे में बातें करते हैं। इन काफ़ी दिनों से बाहर नहीं निकली। वह प्रकृति को देखना चाहती है। एक दिन गर्मी की रात 11:30 बजे उसने चांद देखा और उसकी इच्छा हुई, परंतु चांदनी अधिक होने के कारण उसने खिड़की को क्या नहीं किया, खोलने का प्रयास नहीं किया। और आगे क्या कह रहे हैं, प्रकृति की शांति पाने का रामबाण दवा है और वह विनम्रता से प्रदान करती है। इन पुरुषों और औरतों के अधिकारों के बारे में भी बात करती है। उसे लगता है कि पुरुषों ने अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक होने के कारण औरतों पर शुरू से ही शासन किया है। और औरतें इस स्थिति में बेवकूफ़ी के कारण सहन करती हैं। अब समय बदल गया है। शिक्षा, काम, प्रगति और औरतों को आंखें खोलती है। कई देशों में उनको बराबरी में हक दिया गया है। आधुनिक औरतें अब बराबरी चाहते हैं, ऐसा एन ने लिखा। मात्र 13 साल की उम्र में शुरू की हुई 15 साल की उम्र के अब एन हो गई है और इतना कुछ वो लिख रही है, तो सोचो कितना कुछ नॉलेज उसे रहा होगा। उसके घर में उसे एक सेंसिटिव चाइल्ड, एक स्पेशल बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता था, परंतु एन ऐसी नहीं थी। वो औरतों और पुरुषों के बारे में भी अच्छे से बात की है, उनके अधिकारों के बारे में भी उसने बात की है। आगे एन लिखती है, औरतों को भी पुरुषों की तरह सम्मान मिलना चाहिए। उन्हें सैनिकों को जैसा दर्जा व सम्मान मिलना चाहिए। युद्ध में वीर को तकलीफ, पीड़ा, बीमारी या यातनाओं से गुजरना पड़ता है। उसे कहीं अधिक तकलीफ बच्चा पैदा करते वक्त औरत सहती हैं। ऐसा एन ने लिखा है कि माँओं को, जो औरतें हैं, वो अपने बच्चे को जब जन्म देते हैं तो उनका आकर्षण समाप्त हो जाता है और किस तरह से वह बहुत कष्ट बच्चे को जन्म देते हुए सहती हैं, तो उनको भी क्यों न समान अधिकार मिले। जब एक सैनिक युद्ध लड़ते समय बहुत कष्ट झेलता है, तो उसी तरह एक सैनिक को जन्म देते हुए समय एक माँ भी वही कष्ट झेलती है। इसलिए उसे लगता है कि एक सैनिक से ज़्यादा काम एक औरत करती है, एक माँ करती है। इसका मतलब यह नहीं कि औरतों को किस तरह से एन आगे कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको सैनिकों का दर्जा दे रही हूँ तो औरतों को बच्चों को जन्म देना बंद कर देना चाहिए। प्रकृति का यह कार्य चाहती है और उसे यह कार्य करते रहना चाहिए। वह उन व्यक्तियों को की आलोचना करती है जो समाज में औरतों के योगदान को मानने के लिए क्या नहीं होते, तैयार नहीं होते। इतना कुछ एन ने लिखा है औरतों के बारे में, अर्थात एन बहुत कुछ जानती थी, बहुत समझदार थी, बहुत सुलझी हुई बच्ची थी। किस तरह से उसने
औरतों के दुखों को वर्णन वर्णन किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि औरतों के प्रति सम्मान होना चाहिए, उन्हें भी उतनी ही मान्यता मिलनी चाहिए। आगे वह किस तरह से पूर्णतः सहमत है इस बात से कि पुरुषों की ये बात सीखनी चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते हैं वहाँ जन्म अनिवार्य है और उसे टाला नहीं जा सकता। टाला जाने सकने वाला काम नहीं रह गया है। आदमियों को औरतों द्वारा झेली जाने वाली तकलीफ़ों के से कभी न कभी गुजरना पड़ेगा। इनका विश्वास है कि वह अगली सदी आने तक यह मान्यता बदल चुकी होगी। बच्चों को जन्म देना औरतों का काम है। औरतें ज़्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बननी चाहिए। तो छात्रों, अंतिम भाग में इनने लिखा है कि औरतों को सम्मान मिलना चाहिए। औरतों को, क्योंकि वो एक भविष्य को जन्म देती हैं, और पुरुषों की भी औरतों द्वारा झेली गई परेशानियों को समझना चाहिए। एन 15 साल की है। 15 साल की उम्र में चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हों, सब में एक शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं। मानसिक रूप से बच्चा परिपक्व होता है, किशोरावस्था में वो होता है, और उसी चीज़ को एन महसूस कर रही है, जिससे वो कभी किसी को नहीं बता सकती कि मेरे जीवन में क्या शारीरिक बदलाव आ रहे हैं, क्या मानसिक बदलाव आ रहे हैं। उसी सब चीज़ को वो अपनी डायरी में लिख रही हैं। और वास्तव में ये सत्य है कि मैं ये नहीं कहती कि पुरुषों को अधिक सम्मान मिलना चाहिए, औरतों को कम, या औरतों को अधिक मिलना चाहिए। बात यह है कि दोनों को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। संसार को भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए दोनों का होना क्या है, संभव है। तो छात्रों, ये पाठ था एन फ्रैंक की डायरी, एक महत्वपूर्ण पाठ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एन ने बहुत सारी पहलुओं पर वर्णन किया है। मात्र 13 साल की लड़की जो द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी डायरी, द डायरी ऑफ यंग गर्ल, एक सबसे सफल प्रमाण बना। 1952 में यह सबसे पहले 1957 में यह एक डायरी मूलतः डच भाषा में प्रकाशित हुई। 1952 में अंग्रेजी में इसका अनुवाद हो चुका था, द डायरी ऑफ यंग गर्ल। और इस जो डायरी पर बहुत सारी फिल्में, नाटक, धारावाहिक बहुत कुछ बन चुका है। तो एक महत्वपूर्ण ये डायरी, द डायरी ऑफ यंग गर्ल से ही लिया गया पार्ट, डायरी के पन्ने। एन फ्रैंक के जीवन की कहानी, एक छोटी सी बच्ची के भावनाओं की कहानी आज हम पढ़ रहे थे। आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो हम हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।